हे एवरीवन, नमस्कार सभी को। कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 का पार्ट 3। फर्स्ट एंड सेकंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम थर्ड पार्ट कवर करेंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें आपका मेन सब्जेक्ट साइंस होता है, तो ये एनसीईआरटी बुक की वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली। तो हमसे जुड़े रहिए और चलिए शुरू करते हैं। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। अब हमने देख लिया है, हमने कंपाउंड जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ये पढ़ लिए हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड होते हैं, जब ये कंबाइंड होते हैं तो इनका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से इनके सिंबल को आपस में जोड़ के लिखा जाता है। केमिकल फॉर्मूला एक कंपाउंड का क्या होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी कंपोजिशन की। मतलब जैसे वाटर बन रहा है, वाटर किससे बन रहा है, H2O से बन रहा है। तो H2O क्या हो गया, वाटर का केमिकल फॉर्मूला हो गया, जिसमें हाइड्रोजन का H और ऑक्सीजन का O सिंबल है, और इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वही कंपाउंड के क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। और अलग अलग कंपाउंड का इजीली केमिकल फॉर्मूला लिखा जा सकता है। हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए, एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस भी कंपाउंड का हम केमिकल फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं उसके सिंबल्स क्या हैं और उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है एलिमेंट्स की। जो कंबाइनिंग पावर होती है किसी भी एलिमेंट की, उसको हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कंबाइनिंग पावर क्या है, 1 है। ऑक्सीजन की कंबाइनिंग पावर क्या है, 2 है। अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो हाइड्रोजन की कंबाइनिंग पावर 1 है, ऑक्सीजन की कितनी है, 2 है। अब हम इन्हें बैलेंस करना होता है, तो हम क्या लिखते हैं, ये अभी आप नीचे पढ़ोगे ये कैसे क्रॉस ओवर करके इनकी वैलेंसी को लिखा जाता है। तो क्या होगा, ये कैसे कंबाइन होंगे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, मतलब इनकी वैलेंसी क्रॉस ओवर हो जाती है, H2O। क्योंकि ऑक्सीजन की कंबाइनिंग पावर कितनी है, 2 है, हाइड्रोजन की 1 है, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए 1 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो इसका कंबाइनिंग पावर क्या हो गई, ऑक्सीजन की 2 हो गई, हाइड्रोजन की 1 हो गई, और इन्होंने आपस में कंबाइन होके इनका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, H2O हो गया। तो वैलेंसी क्या हो गई, कंबाइनिंग पावर हो गई। वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। ये हमने अभी देख लिया, H और O का एग्जाम्पल लेके देख लिया। जो वैलेंसी है वो बताती है कि एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कैसे कंबाइन होंगे। वैलेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम। हाँ, इसके हैंड्स या आर्म्स समझे जा सकते हैं, और ये क्या है, दूसरे एलिमेंट के हैंड्स और आर्म्स के साथ टाइटली बाइंड हो जाती है। ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स एंड ऑक्टोपस हैज 8। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें बताया गया है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी 2 आर्म्स होती है और ऑक्टोपस की कितनी होती है, 8 होती है। अब ऑक्टोपस को कैच करने हैं कुछ आदमियों को इस तरीके से कि सभी 8 भुजाएं जो ऑक्टोपस की है और जो आदमियों की दोनों भुजाएं हैं वो लॉक्ड हो जाए। मतलब ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं हैं, ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं, 8 भुजाएं, 1 8। ऑक्टोपस की 8 भुजाएं हैं, और ह्यूमन बींग्स की कितनी भुजाएं हैं, एक ह्यूमन बींग की कितनी होती है, 2 होती है। ये आदमी की 2 भुजाएं ऑक्टोपस की 2 भुजाओं के साथ लॉक्ड हो गई। अब दूसरे जो पर्सन होगा उसकी ये 2 आर्म्स इसके साथ लॉक्ड हो गई, तीसरे पर्सन की यहाँ लॉक्ड हो गई, और चौथे पर्सन की यहाँ लॉक्ड हो गई। मतलब कितने पीपल, ये कहा था ना फ्यू पीपल, कितने पीपल, कितने आदमियों की दोनों भुजाएं ऑक्टोपस की 8 भुजाओं के साथ लॉक्ड हो जाएंगी।
तो आप ये इसमें जैसे बताया गया है आप फॉर्मूला लिख सकते हो OH4। O क्या हो गया, यहाँ ऑक्टोपस हो गया, H क्या हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए। तो एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमन बींग्स की भुजाओं को लॉक कर रहा है, 4 ह्यूमन बींग्स की। तो हम H क्या लिख देंगे, OH4। ये जो सबस्क्रिप्ट 4 है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ ह्यूमन्स हेल्ड बाय ऑक्टोपस। ये OH4 ये मत समझना कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं, ऑक्टोपस और ह्यूमन बींग्स का जो कंपाउंड बनाया गया है भुजाओं को लॉक करके वो है। चलो अब कुछ वैलेंसीज के कुछ कॉमन आयन दिए गए हैं 3.6 टेबल में, ये हम देख लेते हैं। अभी हमने देखा है जो वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग पावर होती है किसी भी एलिमेंट के एटम की। जैसे सोडियम एलिमेंट है तो इसका एटम कंबाइन होगा तो इसकी कंबाइनिंग पावर कितनी होती है, जितना इस पे चार्ज है +1, तो इसकी कंबाइनिंग पावर कितनी है +1। पोटेशियम की कितनी है +1, सिल्वर की भी +1, कॉपर की भी +1, मैग्नीशियम की +2 हो जाती है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इन सब की कितनी होती है +2। अब देखो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसी दिखाते हैं। जैसे कॉपर क्या है, कॉपर +1 भी दिखा रहा है, ये कॉपर +2 भी 2+ भी दिखा रहा है। जब हम इनका वो लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि जब s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, s के बाद जो आ रहा है p में मान लो 4 बच रहे हैं तो एक p वाला भी डोनेट कर देता है। तो इस तरीके से इनकी वैलेंसी थोड़ी सी, एक से ज्यादा इनकी वैलेंसी ये शो कर सकते हैं। एल्यूमिनियम की +3 है, आयरन की भी +3 है। अब नॉन मेटालिक एटम, ये तो कौन से थे, आयंस थे। अब नॉन मेटालिक एटम में हम देखते हैं जैसे हाइड्रोजन है +1, हाइड्राइड की भी -1। हाइड्राइड में क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, +1 में क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्लोराइड -, क्रोमाइड -, आयोडाइड -, ऑक्साइड -2, सल्फाइड -2, नाइट्राइड -3। अब पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, जब एक से ज्यादा आयन आपस में कंबाइन होके वो अपनी कंबाइनिंग पावर दिखाए। तो इनकी NH4 पूरे जो ये है कंपाउंड है NH4, इस पूरे की वैलेंसी कितनी है +1। OH की कितनी है, हाइड्रोक्साइड की -1। नाइट्रेट, नाइट्राइड और नाइट्रेट में फर्क समझना। नाइट्राइड नाइट्रोजन N3 नेगेटिव होता है और नाइट्रेट NO3 नेगेटिव होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड में SO3 होता है और सल्फेट में SO4 होता है। फॉस्फेट PO4, और ये कितनी वैलेंसी दिखाता है -3। अब इनका मतलब क्या है, देखो इनका मतलब क्या है, जैसे ये है सोडियम है Na+ वैलेंसी दिखा रहा है, 1 वैलेंसी दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ जब कोई एटम कंबाइन होगा तो उसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और ये पूरा कंपाउंड क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो इस तरीके से ये वैलेंसी के बिहाफ पे दूसरे एटम से कंबाइन होते हैं। अब जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी एटम्स का, किसी अलग अलग एलिमेंट्स के, क्या है किसी सेम एलिमेंट्स के, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो क्या है, जो वैलेंसीज या चार्जेज होते हैं आयन के ऊपर वो मस्ट बैलेंस, ये नहीं होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी हमने पढ़ी थी 2 थी। अगर मैग्नीशियम, ये आयन है मैग्नीशियम और ये Cl के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो Cl की वैलेंसी कितनी है, -1। अब इसमें क्या होता है, अगर Mg के ऊपर चार्ज कितना है 2+, Cl के ऊपर चार्ज कितना है -, अगर ये आपस में कंबाइन होंगे तो क्या ये ऐसे कंबाइन हो सकते हैं MgCl? ये ऐसे कंबाइन नहीं होंगे क्योंकि इनका जो चार्ज है वो बैलेंस नहीं हुआ। इस पे +2 है, इस पे -1। तो हमें क्या करना है, हमें 2 Cl लेने हैं। कितने Cl लेने हैं,
दो Cl लेने, दो Cl लेंगे तो दोनों पे चार्ज कितना आ जाएगा, -2, और इस पे कितना है, +2, और दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और क्या फॉर्मूला बनेगा, MgCl2। तो फर्स्ट रूल का वो है, फर्स्ट रूल क्लियर हो गया, वैलेंसी ऑफ चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। सेकंड क्या है, जब भी कोई कंपाउंड एक मेटल और नॉन मेटल होता है, मान लो ये मेटल है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, और Cl क्या है, नॉन मेटल है, तो इसमें मेटल को पहले लिखा जाएगा और नॉन मेटल को बाद में लिखा जाएगा। आगे कौन आएगा, मेटल Mg, और उसके पीछे कौन आएगा, नॉन मेटल। इसमें यही बताया गया है, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। जैसे एग्जांपल के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, तो मेटल को पहले लिखा गया, नॉन मेटल को बाद में। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO, इसमें जो आगे लिखे गए कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर, ये सभी क्या है, मेटल है, और जो पीछे लिखे गए हैं वो क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल क्या होता है, लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, और नॉन मेटल राइट साइड में लिखा जाता है। अगर कोई भी कंपाउंड बना हुआ है पॉलीएटॉमिक आयंस, तो जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है कंपाउंड पे वो इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन अ ब्रैकेट एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयन आउटसाइड द ब्रैकेट। इसमें क्या बताया गया है, जैसे ये तो क्या था, सिंगल सिंगल आयन कंबाइन हुए थे, सिंगल सिंगल एटम कंबाइन हुए थे, सिंगल का मतलब Cl एक ही एलिमेंट के एटम कंबाइन हुए थे, ठीक है। अगर अलग अलग एलिमेंट के कंबाइन हुए, जैसे ये हो जाए मैग्नीशियम, तो यही रहे, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, हमें पता है, तो हमें दो सिंगल चार्ज वाले एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं, O पे कितना चार्ज होता है, O पे -2 होता है, हमें पता है। अगर Mg के साथ O कंबाइन होगा तो MgO ही बनाएगा, क्योंकि दोनों के पास चार्ज इक्वल है। अगर हमें MgO नहीं बनाना, हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो हमें H को भी कंबाइन करना पड़ेगा। अब H के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 या -1, जो भी हम कंसीडर करते हैं, इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको डोनेट करना है, शेयर करना है, या अपने पास लेना है आयन को। अब ये देखो, पहले O और H को बैलेंस करो, इस पे 2 माइनस है, इस पे +1 है, तो एक चार्ज तो इसका कैंसिल आउट हो जाएगा जब OH कंबाइन होंगे। लेकिन एक चार्ज जो ऑक्सीजन का है वो रह जाएगा। अब जो वो चार्ज रह गया है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, ब्रैकेट में दिखाएंगे। अब इसके पास -1 चार्ज है, पूरे जो ये कंपाउंड है या एटम है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इस पूरे के पास -1 चार्ज है, तो इसको हम कहाँ दिखाते हैं, ब्रैकेट में दिखाते हैं। ऐसे अलग से नहीं दिखाएंगे कि O के पास एक चार्ज बच गया और हाइड्रोजन के पास चार्ज नहीं है, नहीं, इस पूरे को एनक्लोज करेंगे ब्रैकेट में और उसके ब्रैकेट के ऊपर इनका चार्ज दिखाएंगे, क्योंकि ये इक्वली, ये दोनों किसके साथ कंबाइन होंगे, Mg के साथ कंबाइन होंगे। अब Mg पे कितना है, 2+, और इस पूरे जो ये पूरा एटम है इस पे कितना है, -1, तो कितने चाहिएंगे, OH 2 चाहिएंगे, एक OH और ये दो OH के साथ कंबाइन होके Mg क्या बनाएगा, MgOH ट्वाइस। और इसमें भी क्या है, जो OH है, OH अलग अलग O2H2 नहीं दिखाना है, इसमें भी OH को क्या है, एनक्लोज करके ब्रैकेट में बाहर 2 लगाना है। इसका मतलब क्या है, Mg दो OH के साथ कंबाइन हो रहा है, और दो OH इकट्ठे कैसे आए, मैंने यहाँ से आपको समझा दिया है, ये O2 नेगेटिव H+1, ये इनका एक ही चार्ज कैंसिल आउट होगा, एक चार्ज पूरे एटम के ऊपर बच जाएगा जिसे हम बाहर दिखाएंगे। अब OH नेगेटिव जब Mg के साथ कंबाइन होंगे तो OH कितने आ गए, 2 आ गए, और इनको ब्रैकेट लगा के कहाँ दिखाया जाता है, बाहर दिखाया जाता है। अगर एक ही
पोली एटॉमिक आयन में क्या है, नंबर ऑफ पोली एटॉमिक आयन इज 1। अगर पोली एटॉमिक आयन 1 ही है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे NaOH है, OH यहाँ क्या है, सिंगल ही है, तो OH नहीं है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे हम लिखते हैं, जो सिंपलेस्ट कंपाउंड होते हैं, जो अलग अलग एलिमेंट से बने हुए होते हैं, 2 अलग अलग एलिमेंट से, उनको बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी का मतलब ही होता है 2, तो जो 2 एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बना होता है उसको बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। वैलेंसीज ऑफ सम आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6। हमने देख लिया कुछ आयंस की वैलेंसी दी गई थी टेबल में, और उन्हीं को हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला लिखने में कंपाउंड्स का। अब क्या है, जब भी केमिकल फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं कंपाउंड्स का, तो हम क्या लिखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स और उनकी वैलेंसी है वो नीचे दिखाई गई है, उनको हम क्रॉसओवर करके वैलेंसीज को तब एटम्स को कंबाइन करते हैं। ये मैंने आपको पहले एग्जांपल देके बता भी दिया, अब हम दोबारा देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं, 2 एलिमेंट के एटम कंबाइन होते हैं, तब ये हाइड्रोजन क्लोराइड कंपाउंड बनाते हैं। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। इस पे चार्ज -1 होता है, इस पे +1 होता है, तो इनकी वैलेंसी क्या होगी, जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के पास चली जाती है, और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो क्लोरीन के पास, मतलब क्रॉसओवर हो जाती है। तो ये क्या होगा, H1Cl1। तो 1 अगर दोनों 1 है तो उनको दिखाते नहीं है, डायरेक्ट हम HCl लिख देते हैं। अब हाइड्रोजन सल्फाइड में देखो, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, वैलेंसी को क्रॉस ओवर कर दो, क्या हो जाएगा H2S। S1 है तो 1 को तो दिखाना यहाँ जरूरी नहीं होता, अगर खाली S भी लगाए इसका मतलब 1 ही होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड में देखो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस ओवर हो जाएगी, CCl4 बना देंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड में देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, मैग्नीशियम 2+ होता है, क्लोरीन के पास -1 होता है। अब Mg क्या हो जाएगा, Mg1Cl2। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो कितने क्लोरीन कंबाइन होंगे, 2 क्लोरीन कंबाइन होंगे। और फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये इजी वे में यहाँ बताया गया है कि इनकी वैलेंसी को इनके नीचे लिख के क्रॉस ओवर कर दो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में आप देख सकते हो Al की कितनी होती है, 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। अब क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिखने के लिए Al2O3, Al2O3। कैल्शियम ऑक्साइड की Ca की 2+, ऑक्सीजन की 2-, तो ये 2 से 2 मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाती है और CaO ही हम लिखते हैं, हमें Ca2O2 लिखने की जरूरत नहीं होता। जब दोनों की वैलेंसी सेम होती है तो हम सिंपली CaO ही लिखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मोलिकुलर मास मतलब मास ऑफ मोलिक्यूल। अब हमने मोलिक्यूल पढ़े हैं, एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, कंपाउंड के भी हो सकते हैं, तो जिसके भी मोलिक्यूल्स है, पहले तो वो देखो, मान लो यहाँ दिया गया है H2O का ही एग्जाम्पल हम बार बार ले रहे हैं। H2O क्या है, एक मोलिक्यूल है कंपाउंड का। अब इसमें कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन एटम का मास निकालेंगे, ऑक्सीजन एटम का मास निकालेंगे, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं उनका मास निकालना। 2 एटम है तो 2 एटम का मास निकालना, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो 1 एटम का मास निकालना, और आपस में प्लस कर देना है, वही आपका मोलिकुलर मास हो गया। तो मोलिकुलर मास क्या हो गया, sum of atomic masses of all atoms in a molecule of the substance। मतलब सम करना है, प्लस करना है एटॉमिक मास को, किसी मोलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट है उनके मास के, उनके एटॉमिक मास का सम क्या होगा, मोलिकुलर मास। जैसे एग्जांपल दिया गया है, कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ H2O। अब हमें पता है हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1U,
ऑक्सीजन का कितना होता है 16U। अब एक हाइड्रोजन का एक होता है तो दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 × 1, दो हाइड्रोजन है इसलिए 2 गुना हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ 1 ही है तो 1 × 16 टोटल कितना हो गया 18U। तो इस कंपाउंड का मोलिकुलर मास कितना हो गया 18U। अब HNO3 का दिया गया, इसमें 3 एटम कंबाइन है ना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। लेकिन यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16 48 हो गया। तीनों को ऐड करोगे तो कितना आपका मोलिकुलर मास आ गया 63U आ गया। अब फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, देखो जैसे हमने मॉलिक्यूल्स का मास निकाला ना, अगर ऐसे ही आयन्स हो, आयन का मास जब हम निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम फॉर्मूला यूनिट मास लिखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला यूनिट मास, जो वर्ड यूज हम करते हैं फॉर्मूला यूनिट उनके लिए करते हैं, उन सब्सटेंसेस के लिए करते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या हो आयन्स हो। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का हम क्या कहेंगे फॉर्मूला यूनिट मास कहेंगे। Na का कितना होता है 23 होता है और एक ही Na है, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है और क्लोरीन भी कितने आयन प्रेजेंट है, क्लोरीन के एक ही है। तो क्या हो गया इनका टोटल फॉर्मूला यूनिट मास कितना हो गया 58.5। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है दोनों। जहां कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ये होते हैं आयंस होते हैं तो फॉर्मूला यूनिट मास, मॉलिक्यूल्स होते हैं तो मॉलिक्यूलर मास। CaCl2 का हमें फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है। कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। अब यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोरीन के मास को, और कैल्शियम का कितना 40 है, इनको ऐड कर देंगे हमारा आ जाएगा 111। तो हमारा चैप्टर 3 क्लास 9 का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।